नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हो फाइनेंस विद शाना। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि टॉपिक का नाम है कि फ्लैट वर्सेस प्लॉट। ठीक है, सो कौन सा आपके लिए बेस्ट है आप, ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। देखिए, प्लॉट या फिर फ्लैट खरीदने से पहले तीन दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। पहला होता है कि आप जो प्लॉट या फ्लैट खरीद रहे हो या आप कुछ भी खरीद रहे हो, उसका प्राइस ज़्यादा है, कम है या फेयर है। ठीक है, फेयर मतलब ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जब भी आप कोई मतलब इन दोनों में से कुछ भी खरीद रहे हो, वो किस लिए खरीद रहे हो? खुद के लिए खरीद रहे हो, फैमिली के लिए खरीद रहे हो, या रेंटल इनकम के लिए खरीद रहे हो? ठीक है। अब तीसरा तो सुझाव है कि आप किसी की बात सुनकर इन्वेस्टमेंट ना करें। कि कोई बोलता है कि मैंने तो वहाँ पे 30 लाख का प्लॉट लिया है और 6 महीने में उसकी वैल्यू हो गई 50 लाख रुपए। तो प्लीज़ ऐसी बातों को इग्नोर करें। इन्वेस्टमेंट करना है तो आप प्लीज़ थोड़ा अच्छे से रिसर्च करें, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको इन दोनों में से कुछ भी खरीदना है तो आप कैसे चेक करोगे कि महंगा है, सस्ता है, कैसा है, और दोनों में से क्या लेना चाहिए फैमिली के लिए और रेंटल के लिए। ठीक है, तो इन्हीं टॉपिक में बात करने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी अगर आप फ्लैट की बात करता हूँ मैं, क्योंकि फ्लैट में ही रेंटल इनकम होती है, क्योंकि वो रेडी टू मूव मिलता है आपको। ठीक है, अभी हम बात करने वाले हैं फ्लैट की, क्योंकि फ्लैट जो है वो रेडी टू मूव मिलता है और इसके अंदर रेंटल आपको इनकम मिल सकती है। पहली बात तो जो ये रेंटल इनकम का जो कॉन्सेप्ट है, ये निकला था कॉर्पोरेट ऑफिस से। क्योंकि जो कॉर्पोरेट ऑफिस होते हैं वहाँ पे जो रेंटल इनकम का जो एक परसेंटेज होता है वो होता है बेसिकली 4.5 से 5.5%, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। एक्चुअली वो सच में अच्छा होता है। ठीक है, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है पहले आप वो समझ लीजिए। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे दिया है, 1 करोड़ का आपने फ्लैट लिया और 3.5 लाख रुपए आपको साल का मिल रहा है। ठीक है, मतलब 30,000 रुपये उसको मंथली इनकम मिल रही है मालिक को। तो साल का हुआ 3,60,000। अब आप 3,60,000 को कुछ ना करके 3,60,000 डिवाइड बाई 1 करोड़ करोगे तो आपको निकलेगा 3.6%। ठीक है, अब इसी को बोलते हैं रेंटल यार्ड। रेंटल यार्ड अगर 2.5 से लेकर 3.5 के बीच में है तो आप कह सकते हो कि आपको प्राइस जो वो डीलर है जो दे रहा है वो बिल्कुल सही दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। छोटा आगे पीछे दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 50 का माल 55 में, 50 का माल 49 में समथिंग। 49 में तो नहीं देगा, 50 का माल 53 में, 55 में देगा। ठीक है, अगर उसका जो रेंटल यार्ड है, रेंटल ईड है, वो 3.5 से अगर ज़्यादा होगा तो आप कह सकते हो कि आपको डील अच्छी मिल रही है, इसको लॉक कर दो, खरीद लो। यदि अगर 2.5 से अगर आपका जो रेंटल ईड हुआ, अगर वो 2.5 से कम है, तो वो आपको बहुत महंगी ज़मीन बेच रहा है या फिर फ्लैट बेच रहा है। ठीक है, बेसिकली मैं फ्लैट की बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है, ना अगर मैं प्लॉट की बात करूँ तो प्लॉट में तो कोई रह नहीं सकता क्योंकि वो खाली प्लॉट है। बट उसकी जो वैल्यू है ना, वो हर साल 12% से या 10% से बढ़नी चाहिए। 8% या 8% से कम से बढ़ रही है ना, तो फिर वो प्लॉट भी बेकार है। बट मेरे हिसाब से प्लॉट खरीदना बहुत बेस्ट होता है। इन फ्यूचर में प्लॉट के दाम बढ़ने ही है, क्योंकि जो आपकी ज़मीन है ना, जो आपकी लैंड है, प्लॉट्स है, उसकी वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू पॉपुलेशन। ठीक है, लैंड कम है, पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा है, तो इस चक्कर में प्लॉट के दाम बढ़ने ही बढ़ने हैं। तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब एक और चीज़ देखिए, जो मैंने आपको बताया ना ये चीज़ें, 3,60,000 रुपये आपको रेंटल इनकम मिलेगी 1 करोड़ के ऊपर। पर ये तो ग्रॉस हुआ ना, ये तो आपको मिला। बट इसके ऊपर और भी तो खर्चा करना है। कैसे खर्चा करना है देखिए, एक तो पहला हुआ आपका नॉन कलेक्शन चार्ज। ठीक है, ये 5% लगेगा। तो इसमें 3,60,000 में से मैं 18,000 तो कम कर दूंगा। 5%, 3,60,000 के ऊपर 5% लगाओगे, 18,000 तो कम कर दूंगा, 3,42,000। 18 तो वैसे ही कम हो गए। नाउ भाई, प्रॉपर्टी आपके नाम पे है, मतलब जो फ्लैट है वो आपके नाम पे है। आपको मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा हर साल का जो होता है। ठीक है, तो मेंटेनेंस चार्ज जो होता है बेसिकली 1.5% होता है, और एनुअल टैक्स इंश्योरेंस मिला के 1,75,000। तो 3,42,000 में से 1,75,000 कम कर दोगे, 167 बचेगा। तो 167 को अगर डिवाइड करोगे 1 करोड़ से, जो कि कैश मिल रहा है आपको, तो वो निकलेगा 1.7 ई। मतलब जो आपको रेंटल ईड है वो आपका 1.7 है। अब 3.5 के हिसाब से आपका जो बनता है वो बनता है 97। मतलब आपकी 1 करोड़ की जो वैल्यू है फ्लैट की, वो 97 लैक्स थी।
बट अगर मैं 1.7 के हिसाब से अगर चेक करूँ कि इसने महंगा बेचा है सस्ता बेचा, 1.7 तो बहुत कम हो गया। 1 करोड़ का जो आपको घर बिका है ना, उसकी वैल्यू वैसे 66 लैक्स होनी चाहिए थी। आपने कम से कम 34 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे दिए। तो आप अगली बार से जब भी आप फ्लैट खरीदने जाओ या कुछ भी खरीदने जाओ, तो प्लीज़ ये कैलकुलेशन जरूर करना जो मैंने बताया। ठीक है, जितना रेंटल इनकम है उसको डिवाइड कर देना, बेसिकली आपका जितने का आप खरीदने वाले हो उसके ऊपर जो भी चार्जेस है, आखिरी में कितना बचेगा, आपको इतना बचेगा, इसको डिवाइड कर देना 1 करोड़ से, तो आपका ये आर्ट निकल जाएगा। 1.7 बहुत कम है। ठीक है, कम से कम 3 या 3.5 से ऊपर होना चाहिए, तब जाके ही कुछ भी खरीदना। 28 साल लग जाएंगे आपको अपने 1 करोड़ रुपए कवर करने में ऐसे तो। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नाउ अगर मैं बात करूँ, देखिए, अगर आप रेंटल के लिए जा रहे हो, डेफिनेटली लैंड को ही खरीदो। कंक्लूजन में अगर मैं बात करूँ, तो अगर आप रेंटल इनकम के लिए भी जा रहे हो तो आप लैंड खरीदो, उस पर बिल्डिंग बनाओ और रेंटल पाओ। ठीक है, फैमिली के लिए भी है तो लैंड ही लो, बेस्ट है। बिल्डिंग बनाओ, ठीक है, कंट्रोल आप पे रहेगा, छत आपकी, बिल्डिंग आपकी, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर आपका, आप कुछ भी कर सकते हो उसके ऊपर। बाय करने से पहले रेंटल इनकम कैलकुलेशन जरूर करना भाई। 3.5 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और अगर 15 साल के लिए भी अगर यहाँ पे आए हो, मतलब शहर में 15 साल के लिए आए हो, फिर वापस चले आओगे, मुझे रेंट नहीं देना, तो मैं क्या करूँ? फ्लैट लूँ या प्लॉट लूँ? तो प्लॉट लो, घर बनाओ भाई। 15 साल बाद तो वापस चले आओगे, कम से कम उस घर को रेंट पे रखोगे तो इनकम भी मिलती रहेगी और उसकी वैल्यू भी अप्रिशिएट होती रहेगी। बच्चों के लिए भी बढ़िया, आपके लिए भी बढ़िया। अगर सेल करने जाओगे, 50 लाख का अगर घर लिया है, 5 साल बाद बेचने आओगे, तो भैया 50 लाख का नहीं बिके, ज़्यादा का ही बिकने वाला है वो। बट क्या ये फ्लैट में होगा? नहीं, फ्लैट का वैल्यू डिक्रीज रहती है। क्यों? क्योंकि सामने एक और फ्लैट बन रहा है, ना बने तब भी तो उसकी फ्लैट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, क्योंकि वो लैंड नहीं है। ठीक है, मटेरियल सी, घर बनाते वक्त आप ये चेक जरूर करते हो कि मैं बेस्ट मटेरियल लगाऊं अपने घर के ऊपर, डेफिनेटली। ठीक है, तो आपको आइडिया रहेगा कि अब आप जब भी शॉप पे जाओगे तो अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, अपने घर के लिए बेस्ट से बेस्ट मटेरियल लोगे, तो आपको आइडिया रहेगा कि मैंने कितना अच्छा मटेरियल यूज़ किया है। बट क्या फ्लैट में ऐसा रहेगा? नहीं, फ्लैट में आपको पता ही नहीं कौन सा मटेरियल लगा रखा है। बस आप चकाचौंध में रहोगे बस कि हाँ भाई आपका घर बहुत चमक रहा है, फ्लैट बहुत चमक रहा है बस। बट आपको पता है ना, ना आपकी छत है ना आपका ग्राउंड फ्लोर है, आपका जितना रूम दिया है, 2 रूम, एक हॉल, एक बालकनी दे देंगे, बस उसमें जिंदगी काटो अपनी। सो अगर मैं फ्लैट की बात करूँ, वैल्यू उसकी डिक्रीज होती है, इंक्रीज नहीं होती। भाई उसमें एनुअल मेंटेनेंस रहता है और वो मैंडेटरी होता है, देना ही देना है भाई, मुझे नहीं पता, देना ही पड़ेगा आपको, वो ज़रूरी है। बट वहीं पे अगर मेंटेनेंस की बात करूँ, तो जो अगर प्लॉट की अगर बात करूँ, तो ऑनर ऑनर की मर्जी है, वो कभी भी उसको मतलब सही करे या खराब, अगर कुछ खराब हो गया तो उसको ठीक करने का राइट्स भी ऑनर के पास है, उसकी मर्जी, वो कभी भी ठीक करे। बट फ्लैट में ठीक करना ही पड़ता है, मैंडेटरी है, एनुअल चार्ज भी देना पड़ता है। ठीक है, मटेरियल, तुमको आइडिया नहीं होगा कि मटेरियल कौन सा यूज़ कर रहे हैं। डिमांड, डिमांड इंक्रीज है क्योंकि आपको रेडी टू मूव मिल रहा है। आप मतलब चकाचौंध में लगे हो, पागल हो रखे हो, तो आई थिंक अच्छी बात नहीं है, आपको प्लॉट ही खरीदना चाहिए। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के नाम पे ये कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं, क्योंकि इसमें आपकी वैल्यू, आपके पैसों की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, आपकी मेहनत की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। आपको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे आपके पैसों की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए, वो है बेसिकली आपका लैंड। लैंड, क्योंकि लैंड है कम और आबादी है ज़्यादा, तो एक घर को खरीदने के लिए 100 लोग, 1000 लोग खड़े हैं अच्छे खासे। कोई 10 लाख देगा, कोई 12 लाख देगा, कोई 12 लाख देगा, तो कोई 14 लाख रुपए देगा। तो आपके लिए बेस्ट यही रहेगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो बेसिकली लैंड पे करो, भूल जाओ आप फ्लैट को। ठीक है, तो बेसिकली मेरा यही कहना था। आगे आपकी मर्जी, आप अपने एडवाइजर से बात करके आप जिस पे चाहे इस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फ्लैट खरीदना फ्लैट खरीदो, लैंड खरीदना लैंड खरीदो। ठीक है, तो ये स्टडी पर्सपेक्टिव से मैंने वीडियो बनाई थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा डेफिनेटली। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो देखकर। थैंक यू।